सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ 2 तलाश, उसका पहला प्रकरण भारत की अतीत की झांकी पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा कि इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है और उन्होंने इस पुस्तक को अहमदनगर के किले में अपनी जेल यात्रा के दौरान लिखा है। उसमें उन्होंने आपको बताया कि मैं कुछ भारत के बारे में लिखना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ कि कुछ भविष्यवाणी लिखूँ। तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, अतीत के बारे में ही लिखूँगा। तो अतीत के बारे में लिखने के लिए उन्होंने भारत की तलाश करना प्रारंभ किया और उसी के क्रम में हम आज का जो अध्याय पढ़ेंगे वो है आपके भारत के अतीत की झांकी, अर्थात भारत की एक पुरानी झलक, मतलब भारत के इतिहास की एक पुरानी झलक जिसको नेहरू जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। बीते हुए साल में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की है कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। तो इसी क्रम में जब नेहरू जी ने भारत के अतीत की झांकी में झांकना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि बीते हुए सालों में मेरे मन में केवल भारत ही भारत रहा, अर्थात मैं केवल भारत के बारे में ही सोच रहा हूँ और उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी कि क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया होती है। अर्थात अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हम वापस जवाब देते हैं ना, तो इसे कहते हैं प्रतिक्रिया। तो इसी तरीके से जब वे कुछ उस भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी प्रतिक्रियाएं हुई और वे उसका विश्लेषण करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अर्थात उसको और ज़्यादा से अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश में उन्होंने क्या किया, अपने बचपन में लौटा, मतलब वे अपने बचपन की ओर गए कि बचपन में भारत कैसा था और अब भारत कैसा है। वे तब भारत के बारे में क्या सोचते थे, कैसा महसूस करते थे, क्या अनुभव करते थे और वही अनुभव आज कैसा, उसी अनुभव के लिए वे आज कैसा महसूस कर रहे हैं, ये वे हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जब हम अपनी बचपन की यादों की ओर लौटते हैं तो एक धुंधला सा रूप हमें दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य, जब हम भी अपने बचपन की याद को जब याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें भी कभी कोई विशेष रूप से छवि दिखाई नहीं देती, हमें भी वो धुंधले रूप में ही दिखाई देती है, क्योंकि हम इतनी पुरानी बातें आदमी को बहुत अच्छे से याद नहीं होती हैं। तो वे भी भारत को जब याद कर रहे हैं, अपने बचपन के भारत को, तो उनको उनका धुंधला रूप दिखाई दे रहा है। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? अब जब वे भारत को सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके मन में कुछ प्रश्न उठे। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो जब हम उस दौरान हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो इसी प्रकार से नेहरू जी के मन में भी कुछ प्रश्न उठे। क्या प्रश्न थे वो, कि आखिर यह भारत क्या है? तो जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उस विषय में सोचते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंदी के बारे में अगर आप प्रश्न करें या उसे समझने की जब कोशिश करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आपके क्या आएगा, ये हिंदी है क्या? तो क्या है हिंदी? वर्णमालाओं का मेल है, यानी कि वर्णमाला से ही उसकी शुरुआत हुई है। जो वर्ण के बाद शब्द वाक्य, इसी प्रकार से कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो नेहरू जी के मन में भी भारत को लेकर कई प्रश्न उठे, जैसे कि भारत क्या है अतीत में, यानी कि पहले भारत कैसा था और अब भारत कैसा है। तो जो अभी ये लाइन क्या बोल रहे हो, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। अर्थात बच्चों, आपने भी सुन रखा होगा कि हमारा प्राचीन भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था उससे पहले का जो भारत है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के गुलाम जब भारत था उससे भी पहले भारत की ये बात कर रहे हैं कि जब हमारा भारत कैसा था, सोने की
चिड़िया कहलाता था। सभी को पता है हमारा भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली था, विश्व गुरु माना जाता था। खूब ऋषि मुनि, बड़े बड़े पंडित हमारे भारत के अंदर हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को खो दिया, और उस पर भी ये प्रश्न करें क्या उसने अपनी इस पूरी शक्ति को खो दिया या अभी भी कुछ शेष है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है। अर्थात भारत एक विशाल जनसंख्या का बसेरा, अर्थात बहुत बड़ी जनसंख्या भारत के अंदर बसती है। तो क्या नेहरू जी पूछ रहे हैं कि हमारे पास में केवल अब यही बच गया है कि केवल भारत एक जनसंख्या का बसेरा होकर रह गया है, या ऐसा कुछ जानदार भी उसके अंदर कुछ बचा है जो आधुनिक विश्व में उसका तालमेल बिठाए। अर्थात प्राचीन भारत में अब यहाँ पर जो भारत की बात हो रही है वो किस समय का भारत है बच्चों, अभी का नहीं है, 2021 का भारत नहीं बताया जा रहा है, ये 1944 का भारत बताया जा रहा है, जब हमारा भारत आज़ाद होने की कगार पर खड़ा था। नेहरू जी उस वाले भारत की बात कर रहे हैं हमारे सामने। तो हमें अगर सोचना है तो हमें 1944 जब भारत आज़ाद होने वाला था तब का भारत और उससे पहले का भारत के बारे में तालमेल बिठाकर सोचते हुए आगे बढ़ना है। नेहरू जी हमें उस भारत के बारे में बता रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो प्राचीन समृद्ध भारत था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपने पुराने गीतों में भी सुन रखा होगा, तो वो क्या आज के भारत में, आज का भारत कौन सा, 1944 जो भारत आज़ाद होने जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ों की गुलामी से, वो वाला भारत, उस भारत के साथ में उसका तालमेल बैठता है या नहीं बैठता। ये कुछ प्रश्न नेहरू जी के मन में उठ खड़े हुए थे। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। अब नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि जब मैंने भारत को सोचना समझना शुरू किया, तब मैंने उसके अतीत में झांक कर देखा तो मैंने पाया भारत तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समृद्ध देश था। ऐसा क्या हो गया कि आज ये भारत अपनी समृद्धि और अपनी शक्ति को खो चुका है। तो वे उसी के बारे में सोचते हुए आगे कह रहे हैं कि मेरे खून में तो भारत रचा बसा, हम सभी भारतीय, हमारे खून में भारत रचा बसा। अगर हम कहीं भारत से को छोड़कर कहीं और किसी और देश में भी जाकर बस जाते हैं तो कहलाते तो क्या है, भारतीय ही कहलाते हैं। तो इसलिए नेहरू जी भी कह रहे हैं कि मेरे तो खून में भारत बसा है, फिर भी मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उसे देखना शुरू किया, किस नज़र से, आलोचक की नज़र से, और वो भी कैसा है ना, आलोचक, बाहरी आलोचक। अब आलोचक यानी कि जो गुण दोषों की विवेचना करता है, जो मतलब केवल गुण ही गुण नहीं देखता, गुण और दोष दोनों देखता है। एक तरीके से आप शिक्षक को आलोचक भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को बेहतर बनाना चाहता है, जीवन में कुछ न कुछ बनाना चाहता है, सभी कठिनाइयों से पार लगाना चाहता है। तो वो अपने शिष्य के अंदर केवल गुण ही नहीं देखता, वो उनके गुण और दोष दोनों देखता है और उनको अच्छे से परख करवाने की कोशिश करता है। तो नेहरू जी ने भी कहा कि मैंने भारत को बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया, और मैंने जब उसके अतीत के अवशेषों में झांका तो मैंने देखा कि भारत के अतीत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और वे चीज़ें अब भी हो रही हैं जो भी मुझे पसंद नहीं हैं। तो इन सबको देखकर या जानकर मेरे मन में कुछ डाउट्स हुए, कुछ शंकाएं हुई। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वो कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? अब जब उन्होंने बाहरी आलोचक की दृष्टि से भारत को देखना प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो उन्हें पसंद नहीं थी, अब भी हो रही हैं जो उन्हें पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वे कह रहे हैं कि क्या मैंने भारत को जान लिया है? मैंने उसके अतीत की विरासत में जाकर देखा तो मुझे लगा कि अभी भी कुछ न कुछ भारत के पास में विशेष तत्व शेष रहा है जो कि भारत को अभी भी जीवंत और टिकाऊ बना कर रहा है। क्या है वो? हमारे भारत की एकता,
विविधता में एकता जो हमारे भारत की विशेषता रही है। हालांकि देखा जाए तो एकता कहीं ना कहीं कम ही थी, तभी तो अंग्रेज गुलामी का हमारा भारत उनका गुलाम हुआ और अंग्रेज हमारे भारत पर राज कर पाए। अगर एकता बहुत अच्छे से होती, सुदृढ़ होती, तो ये मजाल था कि कोई भी बाहरी जाति का लोग या देश के लोग हमारे भारत को गुलाम बना पाते, लेकिन कहीं ना कहीं कमी थी। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़े हुए था, तभी तो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। ये उन्हीं दिनों की बात की जा रही है जब स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था और नेहरू जी अहमदनगर के किले में बंद थे और वहाँ पर चारों ओर जनता एकजुट होकर भारत को आज़ाद करने में लगी हुई थी। तो वे यही कह रहे हैं कि जब मैंने झांक कर देखा तो हमारी जो भारत की विशेषता थी, एकता, वो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है और वो जीवंत है और टिकाऊ है। जीवंत अर्थात वो जी रहे हैं, लोग अभी भी उस एकता को जी रहे हैं, तभी तो वो टिकाऊ बनी हुई है और वो सार्थक भी है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। और इसी वजह से आज हज़ारों वर्षों तक भी हम अपने अस्तित्व की पहचान इस दुनिया के अंदर बनाए हुए रखे हैं। तो आखिर ये विशेष तत्व क्या था, इसकी पहचान करना अभी भी ज़रूरी था। इसी की पहचान करते हुए वे जब सोचने लगते हैं तो वे अपने आप को सिंधु घाटी सभ्यता के एक मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़ा पाते हैं और उसी को चारों ओर जब वे देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता उनको बहुत चारों ओर विकसित हुई हुई दिखाई देती है, उनके अवशेष उनको दिखाई देते हैं। और उसे देखकर उन्हें क्या लगता है कि जो प्राचीन पुराने 5-6 हज़ारों वर्षों पूर्व ये जो सभ्यता थी, उस समय भी लोग इतने विकसित थे, इतने सभ्य थे, इतने पढ़े लिखे, या एक तरीके से हम कह सकते इंजीनियरिंग, जो आज की इंजीनियरिंग बड़े बड़े नक्शे बनाकर एनालिसिस कर फिर हमारे मकान खड़ा करते हैं। लेकिन वहाँ के अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखें तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर प्रवेश द्वार, नालियों की व्यवस्थाएं, रोशनदान, रसोई घर, पानी की व्यवस्थाएं इतनी सभ्य और सुविकसित थी जो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कहा जाता है ना कि प्राचीन काल में तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी अगर हम उस सभ्यता को देखें तो वो बहुत ज़्यादा विकसित थी। लेकिन वह संस्कृति को टिकाने का इतनी पुरानी होते हुए भी वह निरंतर जीवित थी। अर्थात क्यों थी? क्योंकि वह अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी। आजकल क्या हो रहा है बच्चों, हम अपनी पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को भूलते हुए जा रहे हैं और सिर्फ पश्चिमी सभ्यता की ओर ही बढ़े चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या हो रहा है? हम अपनी सभ्यताओं परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? हमें खुद ही कुछ पता नहीं होगा तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? तो इसका जो सभ्यता का आधार था वो क्या था? ठेठ भारतीयपन। इसी की वजह से ये सभ्यता बनी रही, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति से जुड़ी रही। ये उसने बाहरी देशों से अपने संपर्क बनाए, बाहरी देशों से व्यापार किए, बाहरी देशों में आना जाना किया, लेकिन इसने अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा। ये उससे जुड़ी रही और निरंतर परिवर्तनशील होती रही। कहते हैं ना, परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है। अर्थात जो परिवर्तित नहीं होगा वो कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं। जल भी आप देखते हैं जब बहता जाता है तो वो साफ रहता है और बहाव से अपनी गंदगी को बहाकर एक और कर देता है, लेकिन ठहरा हुआ जल हमेशा कीचड़ का रूप ले लेता है और वो अपने अंदर कई बीमारियों का घर कर लेता है। तो इसी प्रकार से जब हमारे अंदर हमारे नियमों में परिवर्तन नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम आगे विकास की दौड़ में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का आधार क्या था? एक तो वह ठेठ भारतीय से जुड़ी हुई थी, उसमें भारतीय संस्कृति से जुड़ाव था। दूसरा, वो अपने परिवर्तनशील के साथ में आगे बढ़ी हुई थी, इसलिए वो हमेशा 5-6 हज़ार वर्ष पुरानी होने के बावजूद भी निरंतर चलती रही और विकसित होती रही। वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य
क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वह अलग अलग देशों से जुड़ी हुई रही, उनके साथ उन्होंने व्यापार किए, आना जाना रहा, फिर भी वो प्रभावित नहीं हुई उन देशों से। क्यों? क्योंकि उसका जो आधार था वो मजबूत था, वो कोई भी हिला नहीं सकता था। उसका जो सांस्कृतिक आधार था, उसने अपनी सभ्यताओं को, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा था, और वो बराबर, भारत भी उसके संपर्क में रहा और वो भारत से भी प्रभावित हुई, भारत भी उससे बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपना सांस्कृतिक आधार नहीं छोड़ा है, इसलिए वह जीवंत बनी रही। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी तथा मध्य एशिया से आए थे, अपनी यात्रियों को दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। अब भारत के बारे में सोचते सोचते वे हिमालय तक पहुंच गए और उन दंत कथाओं के बारे में भी सोच रहे हैं जो प्राचीन काल में कई यात्री, चीनी यात्री, फायांग से, अलग अलग देशों से कई यात्री हमारे भारत में घूमने आए और उन्होंने जैसे जैसे भारत को समझा, देखा, उन्होंने उसके बारे में कुछ न कुछ लिखा, तो वे उनसे भी प्रभावित होकर उन्हें भी पढ़ रहे हैं और उनसे भी वे समझ रहे हैं। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदान में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंड्स या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा, इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रहीं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती है। तो उन्होंने भारत को देखना शुरू किया और इसी कारण वे भारत के अलग अलग जगहों पर घूमे, जिसमें उन्होंने कई विशाल पर्वतों, मैदानों, वहाँ की नदियों को देखा और पढ़ा और किस प्रकार से कश्मीर की घाटियों ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया, इस बारे में भी हमें बताते हैं। और आगे वे क्या कहते हैं, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, इंड्स या सिंधु के आधार पर, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल हमारे देश से लगी हुई थी और उसी के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा। और इसमें कई महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सरस्वती, यमुना आदि, ये भी कई नदियाँ हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की कहानियों, किस्सों में, इतिहास में ये नदियाँ हमें सुनने को मिल जाती हैं। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितने पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा, भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी। इसी क्रम में उन्होंने यमुना नदी और गंगा नदी के बारे में भी लिखा है कि यमुना नदी के बारे में पौराणिक कथाएं हैं, क्योंकि कृष्ण जो रासलीलाएं रचाते थे या खेलकूद करते थे, उनका जो बालपन है वो पूरा यमुना नदी के किनारे ही घटित हुआ है। और भारत की जो गंगा नदी है, महानदी के रूप में इसे जाना जाता है। सारे हमारे जो पवित्र कर्म कांड किए जाते हैं वो उसी नदी के किनारे किए जाते हैं। सभी धर्म के लोग प्राचीन काल से लेकर आज तक, आधुनिक काल तक इस नदी को मानते हैं और अपने अपने धर्म और जाति के अनुसार वहाँ पर कर्मकांड आज भी करते हैं। तो हमारे भारत की जो गाथा है, सभ्यता और गाथा, वो इसकी संस्कृति की कहानी आज भी हमें बताती है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों और पुरानी मूर्तियों की भित्ति चित्रों को देखा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। अर्थात वे भारत की अभी भी खोज ही कर रहे हैं, तो वे जगह जगह घूम रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने अभी, उससे पहले उन्होंने हमें नदियों के बारे में बताया, पहाड़ों, घाटियों के बारे में बताया। अब वे हमें वहाँ की अजंता, एलोरा की गुफाओं के बारे में बताते हैं। बच्चों, आपने भी कभी इन गुफाओं में अगर भ्रमण किया हो तो आपने देखा होगा इतिहास की कई झलक हमारे सामने, आंखों के सामने बिल्कुल जीवंत हो उठती है। उसके ऊपर बने हुए भित्ति चित्र ऐसे लगते हैं जैसे कोई न कोई कहानी किससे सुना रहे हैं। तो वे उसे भी देखकर हम अपने अतीत की कहानी को याद कर सकते हैं।
मैं अपने शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, जो कि उस समय भी मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजान प्राचीन काल में गुम हो गए थे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू का शहर कौन सा था। उनका जन्म स्थान इलाहाबाद था। इलाहाबाद सभी को पता है क्योंकि वहाँ पर महान कुंभ का मेला हर बार लगता है। आज भी हम देखते हैं जब कुंभ का मेला लगता है तो हमारे यहाँ से काफ़ी लोग पूरे भारत से अलग अलग जगहों से, यहाँ तक कि विदेशी यात्री भी उस कुंभ में स्नान करने को आते हैं। तो उसकी जो महत्वता है, उसकी जो पवित्रता है, वो प्राचीन काल से लेकर आज तक बनी हुई है और अलग अलग चीनी यात्रियों ने उसके बारे में और उन पर्वों के वर्णनों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए थे जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने खड़ा हो जाता था। इस तरीके से वे भारत को देखते जा रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे और जब वे सोचते तो उनके मन में भारत की एक तस्वीर उभर आती और जो पुराने पूर्वज उनके लोग थे वो उनके सामने आ खड़े होते। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। ये उन्होंने नहीं देखा लेकिन वे उनके सामने ये तस्वीरें हो गई हैं कि किस तरीके से बनारस के सारनाथ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। 2500 वर्ष का फासला तय करके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि मुझे सुनाई पड़ी। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों में संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। तो वे अतीत के पन्नों में झांककर इन सब के बारे में देख रहे थे। तो उनके सामने एक जीवंत तस्वीर पैदा हो गई कि किस प्रकार से बुद्ध, अकबर, अशोक अपने समय में कैसे राजा रहे, उन्होंने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया, ये सारी तस्वीर उनके सामने व्यक्त हो गई। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतर में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी, जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। इस तरीके से जब वे भारत के बारे में सोच रहे थे तो एक लंबी इतिहास की झांकी उनके मन में चलती आ रही थी। धीरे धीरे इतिहास के पन्ने उनके अंदर खुलते चले जा रहे थे और पुराने 5000 वर्षों पुराना भारत उनके सामने आ खड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने पाठ 2 तलाश की में भारत के अतीत की झांकी को देखा। हम भी अपने पुराने भारत को पहचान पाए, उसके इतिहास को कुछ याद कर पाए कि हमारे पूर्वज या हमारा भारत कैसा था प्राचीन काल के अंदर। प्राचीन काल कौन सा? भारत आज़ाद होने से भी पूर्व का भारत और भारत आज़ादी के दौर पर खड़ा था उस समय के भारत का तालमेल बिठाते हुए नेहरू जी ने हमें भारत के अतीत की झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की है। अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।